सास बिना ससुराल में भी बहू की जिम्मेदारियां। सुबह का समय होता है। छोटा एक मंजिला घर, बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। किचन में नेहा चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही होती है। उसके हाथ सूजे होते हैं और चेहरा थका हुआ। अंदर से खांसी और बुखार में तड़पने की आवाज आती है। भैया उठो ना, दवाई खा लो फिर आराम कर लेना। दवाई तो तू दुखी मन से दे रही है। मन ही मन सोचती होगी कि हम मर जाएं ताकि तुझे इस घर में कोई न टोके। भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। ये लो दवाई खा लो, पानी रख दिया है। वो बुखार में झुंझलाते हुए बिस्तर पर करवट लेकर लेट जाता है। नेहा दुखी होकर चुपचाप दवाई देकर कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मधुबाला अंदर आती है। बेटा तूने दवाई ली कि नहीं? नहीं माँ, उस नेहा ने तो दी ही नहीं, कह रही थी खुद ले लेना। सौतेली माँ मधुबाला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाती है। नेहा। जी मम्मी। भैया को बुखार है और तूने दवाई नहीं दी, मर जाने देती उसे? नहीं मम्मी, मैं तो दे आई थी दवाई, खुद पानी रख कर गई थी। अच्छा अब झूठ भी बोलने लगी। तेरी माँ की भी तबीयत खराब हुई थी और तूने गलत दवाई देकर उसे मार डाला था। अब क्या मेरे बेटे को भी मारने का इरादा है? मनहूस एक नंबर की अपशगुनी है तू। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। रात के समय सर्दियों की कपकपाती ठंड होती है। घर के सारे लोग रजाई में सो रहे होते हैं। नेहा आंगन में बैठी बर्तन धो रही होती है। ठंड से उसकी उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। पानी जम रहा होता है लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, वरना उसका बुरा हाल हो जाता। कब तक ऐसे सहती रहूंगी? हर गलती मेरी ही क्यों मानी जाती है? नेहा कल सुबह जल्दी उठ जाना, पानी गर्म करना है, मुझे पूजा करनी है और अगर देर हुई ना तो बर्तन मुंह पर दे मारूंगी। जी मम्मी। वो फिर सिर झुकाकर बर्तन धोने लगती है। उसके चेहरे पर सर्द और आंसू साथ बहते रहते हैं। नेहा अपने स्वेटर में आंगन में खड़ी होती है। उसके हाथों में एक पुराना बाल्टी और उसने कपड़े भरे होते हैं। उसकी सांसों से भाप निकल रही होती है। उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी होती हैं। नेहा वो आंगन में रखे सारे कपड़े धो देना आज ही, सुबह मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ चमकना चाहिए। मम्मी कल सुबह कर दूंगी, पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया है। ओह अब तू मुझे सिखाएगी कि काम कब करना है? दिन भर खाना खाती है, अब जरा काम कहा तो बहाने बना रही है। मम्मी हाथ सुन्न हो रहे, पानी बहुत ठंडा है। सौतेली माँ मधुबाला पास आकर बाल्टी को पैर से ठोकर मारती है। ठंडा पानी नेहा के पैरों पर गिर जाता है। अब तो गर्म लग रही होगी ना, चल दो, जब तक सारे कपड़े साफ ना हो अंदर नहीं जाएगी। नेहा कांपते हुए कपड़े धोने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। हर बार जब वो कपड़ा निचोड़ती है उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं। अंदर से सौतेला भाई शुभम और बहन दीपिका कंबल ओढ़े हंस रहे होते हैं। मम्मी इसे ठंड लग जाएगी, मरी जाएगी तो अच्छा होगा, फिर हमारे हिस्से का सारा काम भी खत्म। मरने दो, इसी के नसीब में तकलीफ लिखी है। ऐसी लड़कियां जन्म ही क्यों लेती हैं जो अपने घर का सुख खा जाती हैं? नेहा के कानों में वो बातें पड़ती हैं। वो कुछ नहीं बोलती, बस आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखती है। ये भगवान, अगर यही मेरा घर है तो फिर मैं अनाथ क्यों लगती हूँ? अगर यही मेरी माँ है तो फिर मेरी माँ के शब्द इतने कड़वे क्यों हैं? उसके हाथों में दर्द हो जाता है और वो कपड़े धोना नहीं छोड़ती है। कुछ देर बाद वो बाल्टी रखकर उठती है। ठंड से कांप रही होती है। मम्मी अब बस 2 जोड़ी कपड़े बचे हैं, बाकी सुबह कर दूं? सुबह अगर तू जिंदा रही तो कर लेना। जा पीछे वाले कमरे में सो जा, वहीं जहां हवा सबसे ज्यादा लगती है, ताकि तुझे याद रहे कि तेरी औकात क्या है। सौतेली माँ मधुबाला दरवाजा पटककर अंदर चली जाती है। नेहा चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अगली सुबह धुंध भरा मौसम होता है। नेहा मंदिर के पास बैठी खुद से बातें कर रही होती है। आंखें सूजी होती हैं और चेहरा उदास दिखता है। काश उस दिन मैं माँ की दवाई ठीक से दे पाती। वो छोटी सी गलती जिसने मेरी जिंदगी से माँ को छीन लिया और आज सब उसी गलती की मेरे खिलाफ हथियार बना चुके हैं। अगले दिन घर के अंदर टीवी चल रहा होता है। सर्दियों की हल्की धूप खिड़की से आ रही होती है। सौतेली माँ मधुबाला, सौतेला भाई शुभम और बहन दीपिका आराम से टीवी देख रहे होते हैं, जबकि नेहा झाड़ू लगा रही होती है। टीवी पर जोरदार हंसी की आवाज आती है। सौतेली माँ पापड़ खा रही होती है। नेहा जरा धीरे झाड़ू लगाना, धूल उड़कर हमारी तरफ आ रही है। जी मम्मी। वो सिर झुकाकर झाड़ू लगाना जारी रखती है। अचानक डोरबेल बजती है। रमेश जी दरवाजा खोलते हैं। हाँ जी, कौन? बाहर मोहन जी खड़े होते हैं। उनके साथ 5 लड़के भी होते हैं। सब सुंदर कपड़ों में होते हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं मोहन, आपका पुराना जानकार, शर्मा जी का दोस्त। उन्होंने बताया था कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा कि आप खुद आए। वो उन्हें अंदर बुलाते हैं। सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। और भाभी जी कहाँ हैं? आपकी वाइफ नहीं आई साथ में? जी, मेरी पत्नी का 14 साल पहले निधन हो गया था। तब से मैं ही बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ।
थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है। पूरा घर मर्दों का है, ये भी अजीब रिश्ता है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ। आप चाय पी लीजिए, मैं नेहा को बुलाता हूँ। नेहा झाड़ू रोक देती है, कपड़े ठीक करती है और अंदर आती है। सिर पर दुपट्टा, आंखों में झिझक, पर चेहरे पर मासूमियत होती है। यही आपकी बेटी है? हाँ, बहुत संस्कारी लग रही है। मोहन के बेटे मुकुल की नजर नेहा पर पड़ती है। वो शांत स्वभाव का नम्र लड़का होता है। बाकी 4 देवर जैसे लड़के पीछे हंसी मजाक में खड़े होते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अगर आप राजी हो तो रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। पिता मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर उनके चेहरे पर चिंता दिखती है। रमेश नेहा को अलग ले जाते हैं और दोनों अकेले कमरे में बात करते हैं। बेटा, ये रिश्ता मुझे ठीक नहीं लगता। पूरा घर मर्दों से भरा है, सास नहीं है, कोई और औरत नहीं, तो वहां अकेली कैसे संभालेगी? पापा, ये मेरा पहला रिश्ता है, आप बस इसे तय कर दीजिए। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। क्यों बेटा? तू पर क्योंकि अब मुझसे मम्मी का बर्ताव सहा नहीं जाता। बेटा ऐसे मत बोल। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने ही तो तुझे पाला है। पापा, मुझे पता है आपने पाला है, पर कब? सुबह काम पर चले जाते थे, शाम को आते थे। जब भी मम्मी कुछ गलत कहती, मैं बताने जाती तो आप ही मुझे डांट देते थे। आपको कभी मेरा दर्द दिखाई नहीं दिया। पिता चुप हो जाते हैं, आंखें झुका लेते हैं। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से विदा कर दीजिए। शायद वहाँ का दर्द सहना यहाँ की बेइज्जती से ज्यादा आसान होगा। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं रिश्ता पक्का कर देता हूँ। घर में शगुन का माहौल होता है। सौतेली माँ मधुबाला ऊपर से खुश दिख रही होती है, पर अंदर से ईर्ष्या से भरी होती है। कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है, फेरे हो रहे होते हैं। चलो अच्छा हुआ, एक बोझ कम हुआ। नेहा साड़ी में, आंखों में हल्की मुस्कान और दिल में डर लिए खड़ी होती है। नेहा और मुकुल घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। चारों देवर उज्ज्वल, कार्तिक, विजय और योगेश हंसी मजाक करते हुए आरती देख रहे होते हैं। ससुर मोहन जी आरती की थाली में दिया, फूल और मिठाई की जगह चॉकलेट रखी होती है। बेटा, हमें तो जितना आता था उतना ही कर लिया। कोई गलती हो तो बता देना। नहीं पापा, आपने तो और भी अच्छा किया। वैसे भी चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। मोहन जी दोनों को तिलक लगाकर चॉकलेट खिला देते हैं। तभी देवर ताली बजाकर हंसते हैं। अरे अब तो हमारे घर में भी एक महिला सदस्य आ गई है, घर की रौनक ही कुछ और हो जाएगी। हाँ भाई, अब तो पापा को रसोई से रिटायरमेंट मिल ही जाएगा, समझो। सभी हंसते हैं, माहौल हल्का और प्यारा भरा हो जाता है। नेहा मुस्कुराकर घर में कदम रखती है। अगले दिन सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आती है। नेहा की आंखें खुल जाती हैं। वो रसोई में जाती है। रसोई से कुछ बर्तनों की आवाज आ रही होती है। वो जल्दी से उठकर वहां जाती है। पापा, आप इतनी सुबह खाना बना रहे हैं, मुझे उठा देते ना। अरे बेटा रहने दे, तू अभी नई नई आई है और तुझे तो पता ही है, तेरे 2 देवर स्कूल में हैं, देर तक उठते हैं लेकिन लंच लिए बिना नहीं जाते। कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना, आप बैठो, मैं बना देती हूँ। आपके लिए चाय भी लाती हूँ। नेहा ससुर को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर रसोई में जाती है। वो झटपट खाना तैयार करती है, तवे पर पराठे सेकती है और गर्म चाय बनाकर ससुर को देती है। ससुर की आंखों में प्यार दिखता है। बेटा, तू तो सच में इस घर की खुशबू बनकर आई है। तभी उज्ज्वल और कार्तिक यूनिफॉर्म में आते हैं। अरे भाभी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? तुम दोनों के लिए आलू के पराठे और अचार। वाह पापा, अब तो आपको रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। रोज रोज आपके हाथ का जला हुआ टोस्ट खाकर थक गए थे हम। अरे नालायकों, कितने सालों से मैं खुद सब कुछ बना रहा हूँ और आज मुझे ही बुरा कहा जा रहा है। सभी हंसते हैं। देवर लंच लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए उन्हें बाय करती है। अगले दिन घर में शांति होती है। ससुर अपने कमरे में सो रहे होते हैं। नेहा घर के अंदर घूमती है और एक एक कमरे को देखती है। कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं, किताबें जमीन पर पड़ी होती हैं और धूल जमा रही होती है। हे भगवान, इतने सालों से बिना किसी महिला के ये घर ऐसे ही चल रहा था। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है और पूरे घर को साफ करने लगती है। धीरे धीरे चारों देवरों के कमरे एक एक करके चमकने लगते हैं। नेहा बालकनी में कुछ गमले भी रख देती है, जिनमें ताजे पौधे लगा देती है। जब शाम को चारों देवर और मुकुल घर लौटते हैं तो घर को देखकर चौंक जाते हैं। हर कमरे में सफाई, फूलों की खुशबू और अलग ही सुंदरता दिखती है। अरे, ये हमारा घर है या किसी होटल में आ गए हैं हम? नहीं भाई, ये तो भाभी मैजिक है। हाँ बेटा, अब तुम्हारी भाभी आ गई हैं। सभी मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह के समय घर के सारे लोग, ससुर और चारों देवर अपने अपने काम या स्कूल की तैयारी में लगे होते हैं। नेहा सबको टिफिन देती है, फिर अपने पर्स में पैसे रखती है और बाजार जाती है। बेटा, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? पापा, बस बाजार तक जा रही हूँ, कुछ जरूरी चीजें लानी है। अकेली जाओगी? जी पापा, मैं संभाल लूंगी, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। नेहा रिक्शा में बैठकर बाजार जाती है। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानों पर घूमती है। वो एक दुकान में जाती है जहाँ गर्म कपड़े रखे होते हैं। मैडम, किसके लिए कपड़े चाहिए?
5 लोगों के लिए, 4 लड़के और एक पापा के लिए। थोड़ा अलग अलग दीजिए ताकि सबको अच्छा लगे। दुकानदार अलग अलग स्वेटर, शर्ट और जैकेट निकाल कर दिखाता है। नेहा ध्यान से हर कपड़ा देखती है, साइज, कलर और कपड़े की क्वालिटी। उज्जवल को तो नीला रंग पसंद है, कार्तिक को स्पोर्ट्स जैकेट, विजय को कुछ सादा चाहिए और योगेश को फैंसी पैटर्न। वो एक एक करके सबके लिए कपड़े ले लेती है। फिर ससुर के लिए एक ऊनी शॉल और टोपी भी ले लेती है। बहुत समझदारी से ले रही हैं मैडम, आप तो पक्के घर की मालकिन लगती हैं। अभी अभी आई हूँ उस घर में, लेकिन चाहती हूँ कि सब खुश रहें। वो बैग में सारे कपड़े पैक करवाती है और घर चली जाती है। अगले दिन नेहा किचन में चाय बना रही होती है, तभी उज्जवल मोबाइल से कुछ ऑर्डर कर देता है। कार्तिक भी दूसरे फोन से ब्लिंकिट ऐप खोल लेता है। अरे भैया, फिर से ब्लिंकिट से ऑर्डर आ रहा है, कल तो किया था ना? हाँ भाभी, आज प्याज खत्म हो गए थे तो बस 2 किलो मंगवा रहा था। और मैं दूध और ब्रेड मंगवा रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाएगा। नेहा भौं उठाती है, फिर शांति से सबको पास बुलाकर समझाती है। देखो, ब्लिंकिट या कोई भी ऐप बुरा नहीं है, पर रोज रोज छोटे छोटे सामान मंगवाने से पैसे ज्यादा लगते हैं। अगर यही चीजें एक साथ मार्केट से ले आओगे तो आधे पैसे में आ जाएगी। अरे भाभी, लेकिन मार्केट जाना मतलब पसीना, ट्रैफिक और फिर वजन उठाना। हम तो ब्लैंकेट के राजा हैं। राजा बने रहो बेटा, पर ये याद रखना, राजा अगर समझदारी से खर्च ना करे तो उसका खजाना भी खाली हो जाता है। अब से हम लिस्ट बनाएंगे, 1 हफ्ते का राशन, सब्जी और जरूरी सामान सब एक साथ लाएंगे। भाभी सही कह रही हैं, चलो इस बार साथ चलते हैं बाजार, वैसे भी बहुत दिन से घर से निकले नहीं है। नेहा और चारों देवर, उज्जवल, कार्तिक, विजय और योगेश सब्जी मंडी में जाते हैं। चारों थैले लेकर चल रहे होते हैं। चारों तरफ हलचल, सब्जियों की दुकानें रंगीन और दुकानदारों की आवाज आ रही होती है। ओ भैया, ताजे टमाटर लो, 10 रुपए किलो ताजे टमाटर लो। भैया, कल तो 8 रुपए में दिए थे, आज इतने महंगे कैसे? थोड़ा सही लगा दो, हम तो हफ्ते का पूरा सामान लेते हैं। सब्जी वाला मुस्कुराता है, भाव कम कर देता है। अरे वाह भाभी, आप तो मोल भाव में प्रोफेसर निकली। और तुम सब सिर्फ ब्लिंकिट के ग्राहक। अब समझ आया क्यों खर्च बढ़ रहा था? चारों सब्जियां, फल और राशन ले लेते हैं। नेहा हर दुकान पर ध्यान से लिस्ट देखकर चीजें चुनती है। आटा, दाल, तेल, चाय पत्ती, साबुन आदि। भाभी, अब तो मुझे ब्लैंकेट वाला ज्यादा आसान लगने लगा है। ये थैला कितना भारी है। हाँ भैया, लेकिन यही थैला हमारे महीने का बजट बचा रहा है। थोड़ी मेहनत से अगर घर संभले तो बुरा क्या है। सभी हंसते हैं। अगले दिन सर्दियों की ठंडी सुबह होती है। धुंध भरे पूरे मोहल्ले में फैली होती है। नेहा ऊनी शॉल ओढ़े रसोई में चाय बना रही होती है। तभी छोटा देवर उज्जवल आधी बाजू की टी-शर्ट और पतली जैकेट पहनकर बाहर निकलता है। अरे भैया, ये क्या पहन रखा है आपने? बाहर इतनी ठंडे ठंडी हवा चल रही है, जैकेट तो ढंग की पहन लो। अरे भाभी, मैं हीरो हूँ, हीरो। इतनी सी ठंड मुझसे नहीं रहती। तभी ससुर मोहन जी अखबार से नजर उठाते हुए, बेटा ज्यादा हीरो मत बन, सर्दी मजाक नहीं होती, कपड़े पहन ले। अरे पापा, बिना कुछ नहीं होगा मुझे, रोज आज जाता हूँ ऐसे ही। उज्जवल स्कूल के लिए निकल जाता है। नेहा थोड़ा चिंतित नजरों से उसे देखती है। शाम को जब उज्जवल घर आता है, ठंडी हवा और भी तेज हो चुकी होती है। दरवाजा खुलता है, उज्जवल अंदर आता है। चेहरा लाल, शरीर कांप रहा होता है। नेहा तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, कहाँ क्यों रहे हो आप? भाभी, थोड़ा ठंड लग रही है, सिर भी भारी है। देखा, कहा था ना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। नेहा जल्दी से उसे सोफे पर बिठाती है। दौड़कर रसोई से अदरक तुलसी वाली चाय बनाती है। उसके माथे पर हाथ रखती है। बुखार तेज होता है। अरे बाप रे, बुखार तो बहुत है, रुको मैं गीला कपड़ा रखती हूँ माथे पर। वो गीले कपड़ों से सिकाई करने लगती है, दवाई देती है और धीरे धीरे उसका सिर सहलाती है। उज्जवल बिस्तर पर लेटा होता है। नेहा उसके पास बैठी होती है। भाभी, आप उसका ऐसे ख्याल रख रही हैं जैसे मम्मी रखती थी। नेहा उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में नमी दिखती है। हमारे बाकी तीनों भाई तो मम्मी के साथ काफी वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 साल ही देखे थे उन्हें। मुझे तो अब भी याद नहीं है कि वो कैसे डांटती थी, कैसे प्यार करती थी। पर आज जब आपको अपने पास देख रहा हूं तो लगा जैसे मम्मी वापस आ गई हो। नेहा की आंखों में भी नमी आ जाती है। वो धीरे से उज्जवल का कंधा थपथपाती है। कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना। अब आपको जो भी परेशानी होगी वो पहले मुझसे गुजर कर जाएगी। आप सब मेरे अपने हैं और इस घर का हर मेंबर अब मेरा है। उज्जवल की आंखों से आंसू गिरते हैं। भाभी मम्मी होती तो उन्हें बहुत गर्व होता आप पर। रात का समय होता है। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही होती है। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है, मुकुल की माँ की। मुकुल बिस्तर पर बैठा होता है, हाथ में वही तस्वीर होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो धीरे से तस्वीर को छूता है और सीने से लगा लेता है। माँ, आप होती तो ये सब मुझसे अकेले नहीं झेला जाता। पापा तो संभालते हैं, पर मैं जानता हूँ आपको ही, आपने ही सबको एक साथ रखा था।
इतने में नेहा कमरे में आ जाती है। मुकुल झट से फोटो पीछे रख देता है और अपने आंसू पोंछ लेता है। नेहा सब समझ जाती है। वो चुपचाप पास आकर उसके बगल में बैठ जाती है। कोई बात नहीं, आप मेरे सामने खुलकर रो सकते हैं, अपने सारे दर्द बयां कर सकते हैं, मैं सुनूंगी। मुकुल कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, नेहा, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, बस दिखा नहीं पाता क्योंकि मैं बड़ा हूं ना। पापा के बाद मैंने ही सबको संभाला है, भाइयों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब कुछ पर माँ की जगह कोई नहीं ले पाया। नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आप लोगों ने कितनी मुश्किलें देखी हैं। माँ के बिना घर कितना खाली हो जाता है, वो सिर्फ वही जानता है जिसने खोया हो। जब से तुम आई हो ना नेहा, घर फिर से अच्छा लगने लगा है। सिर्फ दीवारों से नहीं, हमारे दिलों में भी रौनक लौट आई है। नेहा हल्की मुस्कान देती है। उसकी आंखें भी नम होती हैं। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहते हैं। अगले दिन घर के बाहर 2-3 औरतें कपड़े सुखाते हुए या सब्जी काटते हुए बातचीत कर रही होती हैं। पास से नेहा सब्जी लेकर आती है और औरतें उसे नहीं देखती हैं। अरे सुनो, जब से उनके घर में वो नई बहू आई है ना, तब से घर की हालत ही बदल गई। पहले तो लगता था जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं। बिल्कुल, पहले तो 4-5 मर्द रहते थे, पर घर का हाल देखो तो रसोई तक बिखरी रहती थी। ना खाना वक्त पर बनता, ना कोई हंसी की आवाज सुनाई देती। पर अब तो रोज उनके घर से खुशबू आती है। औरत चाहे एक ही क्यों ना हो, अगर नेक दिल हो तो पूरा घर बदल देती है। उनकी बहू तो लगती ही नहीं जैसे बरसों से उसी घर की लक्ष्मी हो। अगले दिन सुबह सुबह घर में शोर मचा होता है। कार्तिक, विजय, योगेश और उज्जवल चारों देवर मस्ती में बोल रहे होते हैं, अरे आज तो हमारी भाभी को घर से बाहर नहीं ले ही जाना है। अरे भैया हाँ, इतने दिन से बस घर, किचन और जिम्मेदारी, अब थोड़ा घूमना जरूरी है। और भाभी ने सबके लिए जो किया है वो हमारी बारी है उन्हें खुश करने की। अरे बिल्कुल, आज कोई मना नहीं सुनेगा। भाभी को लेकर जाएंगे शॉपिंग, मूवी और डिनर। नेहा रसोई में खाना बना रही होती है और सबकी बातें सुन रही होती है। अरे नहीं, आप लोग जाओ, मुझे काम है। नहीं भाभी, आज कोई नहीं बहाने चलेगा। वैसे भी आज तो भाभी डे है। अच्छा, अब नया त्योहार शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अरे हाँ भाभी, और इस त्योहार का नियम है भाभी को खुश करना अनिवार्य है। सभी हंस देते हैं। नेहा को चारों ने कार में बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। शहर का मार्केट जगमगा रहा होता है। चारों देवर भाभी के चारों ओर घूम रहे होते हैं जैसे बॉडीगार्ड हों। पहले शॉपिंग करते हैं। भाभी ये साड़ी लीजिए ना, कितनी प्यारी लग रही है। अरे भैया, ये बहुत महंगी है। भाभी कीमत की बात करने पर पाबंदी है आज। नेहा हंस देती है और उसको देखकर चारों के चेहरे चमक उठते हैं। अब जरा जूते भी ले लेते हैं और फिर सीधा फूड स्ट्रीट। भाभी को गोलगप्पे खिलाऊंगा आज मैं। नेहा गोलगप्पे खा रही होती है और चारों देवर उसकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। भाभी अब आप इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाओगी। बस तुम लोगों की मस्ती खत्म नहीं होती। फिर सब साथ में चाट, पाव भाजी और गाजर का हलवा खाते हैं। रात तक सब हंसते घूमते और मजे कर रहे होते हैं। अगले दिन नेहा घर के गार्डन में बैठी होती है। ठंडी हवा चल रही होती है। सामने गुलाब के फूल लगे होते हैं। वो हाथ में एक कप चाय लेकर आसमान की ओर देख रही होती है। थोड़ी देर बाद ससुर मोहन लाल धीरे धीरे आते हैं और पास की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बेटा, आज बहुत खुश दिख रही हो। हाँ पापा जी, कल चारों भाइयों ने मुझे बहुत हंसा दिया। हाँ, वो सब अब सच में फिर से बच्चे बन गए हैं तुम्हारे आने के बाद। थोड़ी देर तक दोनों खामोश बैठे होते हैं। पापा जी, आज जब सबने मुझे इतना प्यार दिया तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आई। वो भी ऐसे ही शाम को बगीचे में बैठकर मुझे कहानियां सुनाती थी। पर जब वो चली गई ना, तो सब कुछ खाली हो गया था। बेटा, शायद भगवान ने उस खालीपन को भरने के लिए हमें भेजा है। कमला भी ऐसे ही थी, सबको खुश रखती थी, अपनी तकलीफें छुपाकर। जब तो घर में आई, मुझे लगा जैसे वो फिर लौट आई है। पापा जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। नहीं बेटा, तूने फर्ज नहीं निभाया, रिश्ते निभाए हैं दिल से। बेटा, जानती है, जब मैं तेरी सास को खो बैठा था तब सोचा था कि अब ये घर कभी नहीं हंसेगा। पर आज जब मैं तुझे देखता हूं तो लगता है जैसे फिर वही हंसी लौट आई है। पापा जी, अब आप कभी अकेले नहीं होंगे जब तक मैं हूँ। तेरा होना ही इस घर की सबसे बड़ी दौलत है बेटा। अगले दिन सुबह का समय होता है। रसोई में खाना नेहा बना रही होती है। सर्दी का मौसम होता है। बाहर हल्की धूप होती है। अचानक छोटे बेटे उज्जवल भागते हुए आता है। अरे भाभी जल्दी आइए, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जल्दी आइए। नेहा तुरंत चूल्हा बंद करती है और दौड़कर ड्राइंग रूम की ओर जाती है। मोहन जी सोफे पर बैठे होते हैं और सिर पकड़ रखा होता है। पापा जी, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं क्या? बेटा,
कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। नेहा तुरंत उनका ब्लड प्रेशर मशीन लेकर आती है और मापती है तो बीपी बहुत बढ़ा हुआ होता है। पापा जी, आपने फिर दवाई टाइम पर नहीं ली होगी ना? बेटा, सुबह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पापा जी, परेशान तो तब होती हूँ जब आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। आप ही तो इस घर के सहारे हैं। वो तुरंत उन्हें दवाई देती है, हल्की सी चाय बनाती है और सिर दबाने लगती है। बाकी देवर दरवाजे से झांक रहे होते हैं। देख, माँ जैसी लगती है हमारी भाभी। हाँ, सबकी माँ जैसी परवाह करती है। बेटा, तू ना होती तो पता नहीं हम सब कैसे रहते। अब मैं हूं ना, पापा जी सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर में हल्की ठंडी धूप पड़ रही होती है। आंगन में नेहा तुलसी पर पानी चढ़ा रही होती है। दरवाजे की घंटी बजती है। 4-5 पड़ोस की औरतें घर के बाहर खड़ी होती हैं। हाथों में मिठाई का डिब्बा और मुस्कुराते चेहरे होते हैं। अरे आइए आइए, अंदर आइए ना। अरे वाह, ये वही मोहन जी का घर है ना? हाँ वही, पर ये तो बिल्कुल बदल गया। पहले तो यहाँ अंधेरा और बिखराव रहता था। और ये पेंट देखो, फूलों वाले पर्दे, सजा हुआ ड्राइंग रूम, सब कुछ कितना सलीके से रखा है। लगता है घर में कोई फरिश्ता आ गया है। नहीं नहीं, मैं तो बस इस घर की बहू हूँ। फरिश्ता तो मेरी सासू माँ थी, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है। उसी वक्त चारों देवर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। अरे आंटी जी, भाभी ने तो इस घर को मकान से मंदिर बना दिया है। पहले तो आप लोग कहते थे कि घर में आवाज ही नहीं आती, अब तो सुबह से शाम तक हंसी गूंजती है। और भाभी की बनाई चाय तो हमारे लिए अमृत बन गई है, आप भी पीकर देखिए। भाभी के बिना अब तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं ना पापा? हाँ बिल्कुल बेटा, अब तो ये घर सच में घर बन गया है। नेहा बेटी, तूने तो इस घर की तकदीर ही बदल दी। हाँ, पहले तो कोई यहाँ आना भी पसंद नहीं करता था। अब देखो, चारों ओर रौनक है, अपनापन है। देखा कैसी किस्मत वाली है ये, इसके घर वाले इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सच्ची बात है, आजकल ऐसी बहू की मिसाल मिलना मुश्किल है। औरतें मुस्कुराते हुए नेहा से विदा लेती हैं। बेटा, तेरा घर देखकर तो मन खुश हो गया। भगवान करे तेरा जीवन हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे। धन्यवाद आंटी, जब प्यार और सम्मान मिले तो सब आसान लगता है। औरतें चली जाती हैं और जाते जाते धीरे से एक दूसरे से फुसफुसाकर कहती हैं, देखा, इस घर के लोग अपनी बहू से कितना प्यार करते हैं। अब समझ आया क्यों इस घर की रौनक लौट आई है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। नेहा स्टोर रूम में सफाई कर रही होती है। पुराने अखबार, खाली डिब्बे, पुराने खिलौने सब धूल में लिपटे हुए पड़े होते हैं। नेहा ने चुन्नी से अपना सिर, चेहरा ढका रखा होता है ताकि धूल अंदर न जाए। तभी उसके झाड़ू मारते मारते पैर किसी लोहे की चीज से टकरा जाता है। अरे ये क्या है? वो झुककर देखती है तो एक छोटा सा लोहे का बक्सा होता है, पुराना और थोड़ा जंग लगा होता है। लगता है किसी जमाने का खजाना है। वो उसे उठाकर ड्राइंग रूम में ले जाती है। बाहर ससुर मोहन जी, पति मुकुल और बाकी चारों देवर हंसी मजाक में बैठे होते हैं। पापा जी, ये बक्सा किसी काम का है या इसे मैं फेंक दूं? बेटा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आया। अरे खोलो ना भाभी, कहीं खजाना निकले तो आधा मेरा। सब हंस पड़ते हैं। नेहा भी मुस्कुराते हुए बक्सा खोलती है। उसमें एक चिट्ठी होती है, एक लॉकेट और एक अंगूठी होती है और एक फोटो होती है। वो सब टेबल पर रख देती है और वो धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ने लगती है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है। शायद मैं कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली जाऊं। मुझे डर है कि मेरे बाद तुम सब कैसे रहोगे और मेरे 5 बेटों को तुम कैसे संभालोगे अकेले। पर मैं जानती हूँ कि जिस दिन मेरी बड़ी बहू इस घर में आएगी, अगर वह दिल से रिश्ते निभाएगी, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी और सबको एक साथ जोड़े रखेगी, तो समझ लेना मैं उसी के रूप में वापस आ गई हूँ। मैं उसी के जरिए हमेशा तुम सबके साथ रहूंगी। कमला। पूरा घर सन्नाटा हो जाता है। मोहन जी की आंखें भर आती हैं। मुकुल धीरे से रोने लगता है। चारों देवर के गले में सांसें अटक जाती हैं। नेहा ने बक्से के अंदर फिर झांकती है। अंदर से एक पुरानी पीली पड़ी हुई एक फोटो निकलती है। फोटो में कमला देवी एक नन्ही सी बच्ची के साथ पार्क में मुस्कुरा रही होती हैं। अरे ये तो मैं हूं, ये तो मेरे बचपन की फोटो है। सब चौंक जाते हैं। क्या, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब याद आया। एक बार हम सब एक पार्क गए थे। वहां एक छोटी बच्ची दूसरे बच्चों को झूले दे रही थी, खुद खेल नहीं रही थी। कमला ने कहा था, देखो ये बच्ची कितनी प्यारी है,
बड़ी होकर बहुत अच्छी इंसान बनेगी। उस दिन उन्होंने उसके साथ फोटो खिंचवाई थी और वही बच्ची तू थी नेहा। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। मतलब मम्मी ने उस वक्त ही पहचान लिया था कि भाभी एक दिन हमारे घर आएंगी। शायद किस्मत पहले ही लिख चुकी थी कि हमारे घर को कौन संभालेगा। भाभी, इस पर तो आपका ही नाम है। शायद अम्मी जी ने बहुत पहले से जान लिया था कि मैं उनकी जगह आने वाली हूँ। भाभी, अंगूठी भी आपकी है। अब तो कोई शक नहीं रहा कि आप ही इस घर की किस्मत है। चारों देवर उठते हैं और मिलकर नेहा की लॉकेट और अंगूठी पहनाते हैं। नेहा के हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। क्या सच में जो होना होता है वही होता है? हाँ बेटा, किस्मत कभी गलती नहीं करती। माँ ने तो मैं हमारे लिए भेजा था ताकि हम फिर से परिवार बन सके। मुकुल ने पहली बार अपनी पत्नी के सामने खुलकर रोता है। वो नेहा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। जब से माँ गई मैं भीतर से सूख गया था, पर जब से तुम आई हो घर में फिर से वही रौनक आ गई है। मुझे लगता है जैसे माँ तुम्हारे रूप में लौट आई है। मुझे मायके में कभी माँ का प्यार नहीं मिला था, पर यहाँ हर रिश्ता मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है। बेटा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, अब इस घर की आत्मा है। जिस घर में तू है वहां हमेशा रोशनी रहेगी। सभी देवर भाभी एक साथ बैठे होते हैं। अगले दिन टेबल पर वही पुराना बक्सा अब साफ करके रखा होता है। उसके अंदर अब नेहा ने एक नई चिट्ठी रख देती है। भाभी, अब इस बार आपने क्या लिखा है? जिस दिन इस घर में कोई नई बहू आएगी, अगर वो भी दिल से सबको अपनाएगी तो समझ लेना मैं भी उसके जरिए फिर लौट आई हूँ। सबने मिलकर हंसी में वो चिट्ठी रख देते हैं और बक्से को धीरे से बंद कर देते हैं। अगले दिन पूरा परिवार साथ बैठा होता है। हंसी और सुकून से भरा घर होता है। दीवार पर लगी कमला देवी की फोटो पर दिया जल रहा होता है। नेहा सामने खड़ी होती है। मम्मी जी, अब आपका घर फिर से पूरा हो गया है और हम सब फिर से एक हो गए हैं आपकी नेहा की वजह से। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कभी कभी किस्मत सिर्फ इंसान नहीं भेजती, बल्कि अधूरे रिश्तों को पूरा करने वाली आत्मा भेजती है। सब मुस्कुराते हैं।